So a very good evening to all of you. Today's our topic will be next hormone, that is एब्सिसिक एसिड. और एब्सिसिक एसिड बहुत सिंपल हार्मोन है, इसके अंदर कोई सिग्नलिंग भी नहीं होती है, तो ये और भी सिंपल बन जाता है. जैसे अभी तक अपन ने ऑक्सीजन सिग्नलिंग देखी है, जिबरेलिन की सिग्नलिंग देखी है, साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग देखी है. इन सब की सिग्नलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, बट एब्सिसिक एसिड में सिग्नलिंग होती ही नहीं है ऑलमोस्ट, इसलिए इसको थोड़ा समझना भी आसान है. एब्सिसिक एसिड को सब जानते हैं, इसके नाम में एक वर्ड आता है जिसका नाम है एब्सिशन. तो एब्सिशन का मतलब क्या होता है? एब्सिशन मतलब लीफ का फॉल ऑफ होना. तो ऐसा हार्मोन जो किसी पत्ती को नीचे गिरा दे वो एब्सिसिक एसिड होता है. तो इसको नाम एब्सिशन से ही दिया गया है, इसीलिए इसको एब्सिसिक एसिड कहा गया है. एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज which hormone? This is also known as your stress hormone. Yes, क्योंकि ये स्ट्रेस के टाइम काम आता है. जब पानी का पोटेंशियल कम हो जाता है सॉइल के अंदर, तब ये रूट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो क्योंकि रूट अगर डीप जाएगी सॉइल के अंदर तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएगी, इसलिए स्ट्रेस हार्मोन के टाइम जब पानी की कमी हो तो ये रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उनको और डीप जाने के लिए कहती है. तो और डीप जाएंगे तो और पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. तो एब्सिसिक एसिड के ऊपर आते हैं. ये डेवलपमेंट प्रोसेसेस के अंदर हेल्प करती है. उनमें भी ये डॉर्मेंसी जो है उसको प्रमोट करती है. डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन करता था? जिब्रेलिक एसिड. याद है आपको? वो डॉर्मेंसी ब्रेक करता था. अब डॉर्मेंसी कौन करवाएगा? वो एब्सिसिक एसिड है, क्योंकि अपन इसको स्ट्रेस हार्मोन बोल रहे हैं. स्ट्रेस कब होता है? जब किसी चीज़ की कमी होती है एनवायरनमेंट में. तो कमी होगी तो सीड ही रहना चाहिए. अगर वो प्लांट में कन्वर्ट होने लग गया तो लैक ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स या कुछ भी कमी की वजह से वो सीड कंप्लीट प्लांट नहीं बना पाएगा. इसलिए एब्सिसिक एसिड जो है उसको डॉर्मेंट रखता है. उसको डॉर्मेंट रखता है तो वो प्लांट नहीं बनता है. प्लांट नहीं बनता है तो वो सर्वाइव कर जाता है उस फेज़ को. बट जिब्रेलिक एसिड जो है इसका ऑपोजिट होता है, वो प्रमोट करता है ग्रोथ. इट ऑल्सो कंट्रोल्स दी ऑर्गन साइज एंड स्टोमेटल क्लोजर. तो स्टोमेटल क्लोजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपीरेशन के लिए. और ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाटर स्ट्रेस. वाटर का जब स्ट्रेस होता है, अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्लांट के स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो वाटर का लॉस होगा. उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटल क्लोजर करता है, वो एब्सिसिक एसिड का काम है. इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. पहला जो नाम है इसका आइडेंटिफाई किया गया इसको जब, तो इसका पहला नाम दिया गया था डॉर्मिन, क्योंकि ये डॉर्मेंसी करता है, डॉर्मेंट रखता है. तो डॉर्मिन वॉज प्योरीफाइड फ्रॉम साइकमोर लीव्स कलेक्टेड इन अर्ली ऑटम्स. तो अर्ली ऑटम में क्या होता है? लीफ फॉल होता है. लीफ फॉल, जब नीचे गिरी हुई लीफ को आप उठाओगे तो आपको उसके अंदर एक हार्मोन ज़्यादा मिलेगा, एब्सिसिक एसिड. और जब उसकी डिस्कवरी हुई थी तब उसको नाम दिया गया था डॉर्मिन. फिर और स्टडीज़ के टाइम ये कॉटन फ्रूट के अंदर एब्सिशन करने वाला एक हार्मोन मिला था इनको, जिसको इन्होंने नाम दिया था एप्सिन 2. इस एप्सिन 2 को ही आगे फर्दर नाम दिया गया है एब्सिसिक एसिड. तो ये क्लियर है फर्स्ट इंट्रोडक्शन. अब अपन आते हैं एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन की. अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इट इज़ नाउ नोन दैट इथाइलिन इज द हार्मोन दैट ट्रिगर एब्सिशन and that abscisic acid induced abscission of cotton fruit is due to abscisic acid's ability to stimulate the ethylene production. तो that means abscission एक्चुअली में कौन कर रहा है? इथाइलिन कर रहा है. बट अपन एब्सिसिक एसिड को एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों मानते हैं? क्योंकि इथाइलिन के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है. तो अगर आप इथाइलिन का प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली लीफ नीचे गिर जाएगी, इसलिए एब्सिसिक एसिड जो है वो एब्सिशन करवाता है, ऐसा माना जाता है. फिर आते हैं सिंथेसिस की साइट पे. तो ये प्लांट में हर जगह सिंथेसाइज होता है. इट इज़ फाउंड टू बी यूबिक्विटिनस प्लांट हार्मोन इन वेस्कुलर प्लांट्स. इट हैज़ बीन डिटेक्टेड दैट एवरी मेजर ऑर्गन और लिविंग टिश्यू फ्रॉम द रूट कैप टू द एपिकल बड, हर जगह ये पाया गया है. इसलिए एब्सिसिक एसिड का अगर यूँ बोले कि कहाँ मिलता है तो वो पूरे प्लांट में कहीं भी मिल सकता है. ओके गाइस, बायोसिंथेसिस पे आते हैं. बायोसिंथेसिस जो है इसका कैरेटिनॉइड इंटरमीडिएट से होता है. आपको याद है मैंने एक साइकिल बताई थी जिसके अंदर अपन ने कहा था कि ज़ेंथोफिल जो है
वो कन्वर्ट होगा वायोलोजेंथिन में। याद है कहाँ पे देखी थी ये साइकिल? कहाँ पे देखी थी ये साइकिल? फोटोसिंथेसिस के अंदर, और उसमें भी फोटो इनिबिशन के, यस, नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग के टाइम। तो मैंने कहा था जेंथोफिल वायोलोजेंथिन बनेगा तब इपॉक्सीडेशन होगा, और ये डी इपॉक्सीडेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस है जेंथोफिल से वायोलोजेंथिन बनना, इपॉक्सीडेशन होना, ये इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं आपके एब्सिसिक एसिड के फॉर्मेशन के टाइम। ओके, तो कैरोटिनॉइड इंटरमीडिएट से क्या बनेगा आपका एब्सिसिक एसिड। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ये जाइलम और फ्लोएम दोनों से ट्रांसपोर्ट होता है, बट ज़्यादा ये फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। इट्स ट्रांसपोर्टेड बाय बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, बट इज नॉर्मली मच मोर अबेंडेंट इन फ्लोएम सैप। तो खाने के साथ में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है आपका एब्सिसिक एसिड। बायोसिंथेसिस पे आते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सबसे पहला प्रिकर्सर क्या है? आईपीपी, आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट। आपको याद है साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर क्या था? डीएमएपीपी, डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। सिमिलर है उसके आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट। अगर आपको याद हो कि डीएमएपीपी जब एएमपी के साथ कंबाइन होता है तो पहला एंजाइम जो आता है वो आता है आईपीटी, आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे क्या है? आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट। सिमिलर है साइटोकाइनिन के, सिमिलर है। इस आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट से क्या बनता है आपका? जिएंथिन। जिएंथिन से क्या बनता है? वायोलोजेंथिन। वायोलोजेंथिन से क्या बनता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का भी एल्डिहाइड वर्जन बनेगा पहले, वो एल्डिहाइड वर्जन मेन एब्सिसिक एसिड में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज योर फ्री फॉर्म जो कि रेडिली अवेलेबल होती है। अगर ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में चली गई तो वो इनएक्टिव फॉर्म हो गई। अब कॉन्जुगेशन इसका ऑक्सीडेशन से भी हो सकता है और इसका शुगर के एडिशन से भी हो सकता है। शुगर के एडिशन करेंगे तो इसको एब्सिसिक एसिड ग्लूकोज ईस्टर बोलते हैं, ABA ग्लूकोज ईस्टर, GE। जबकि फेजिक एसिड ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म है एब्सिसिक एसिड का। तो कहीं पे क्वेश्चन में फेजिक एसिड लिखा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो एब्सिसिक एसिड है, क्योंकि एसिड से एसिड होता है। और ये फेजिक एसिड से डाइहाइड्रोफेजिक एसिड भी बन सकता है। तो आपको सिर्फ फेजिक एसिड याद होना चाहिए, एब्सिसिक एसिड याद होना चाहिए, एब्सिसिक एसिड का एल्डिहाइड याद होना चाहिए, वायोलोजेंथिन याद होना चाहिए, जियाजेंथिन याद होना चाहिए, और आईपीपी पता होना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। आईपीपी आया, आईपीपी से जियाजेंथिन बनेगा, जियाजेंथिन से आपका वायोलोजेंथिन बनेगा, वायोलोजेंथिन से आपका एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से आपका क्या मिलेगा? मेन एब्सिसिक एसिड। उसका कॉन्जुगेशन अगर शुगर के साथ हो गया तो वो ईस्टर बना लेगा, और अगर उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो वो फेजिक एसिड बना लेगा, PA कहते हैं जिसको। एंजाइम यहाँ देख लो आप, इपॉक्सीडेज कहाँ पे काम आया? यहाँ पे। जियाजेंथिन से जब वायोलोजेंथिन बनाओगे तब इपॉक्सीडेज काम आएगा। ओके गाइस, बायोसिंथेसिस का बहुत सिंपल है अगर आपको पहले की सारी चीज़ें पता हो तो। आगे चलते हैं। ABA की फॉर्म्स जो मैंने बताई, फेजिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर करता है कुछ स्पीशीज में। इट इज एन एक्टिव एज ABA इन इनिबिटिंग द जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस्ड अल्फा माइलेज प्रोडक्शन इन दी बार्ले एल्यूरॉन लेयर। तो मैंने क्या बताया, ABA किसका एंटागोनिस्टिक होगा? जिब्रेलिक एसिड का। जिब्रेलिक एसिड क्योंकि डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, अब ABA उसको डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। तो फेजिक एसिड भी एक ABA है, और ये भी क्या करेगा? डॉर्मेंसी को इंक्रीज करेगा, वो जिब्रेलिक एसिड का एंटीगोनिस्टिक होगा। फ्री फॉर्म ऑफ ABA इज ऑल्सो इनएक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ ए ग्लूकोज, जिसको अपन ग्लूकोसिल ईस्टर बोलते हैं। इट इज वेयर एज फ्री ABA इज लोकलाइज्ड इन द साइटोसॉल, जहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है वैक्यूल्स के अंदर और स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और उसके ऑक्सीडेशन से फेजिक एसिड भी बनता है। तो ये इसकी फॉर्म्स हो गई, फ्री फॉर्म एंड कॉन्जुगेटेड फॉर्म, एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म्स। क्या क्या इफेक्ट होते हैं एब्सिसिक एसिड से? इट इनिबिट्स दी प्रिकॉशियस जर्मिनेशन और विविपेरी। प्रिकॉशियस जर्मिनेशन क्या होता है? अगर आप इस टोमेटो को देखोगे या फिर इस मेज को देखोगे तो ये इनको अपन बोलते हैं प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। मतलब सीड विदाउट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड अगर वो जर्मिनेट हो जाए, फ्रूट के अंदर ही अगर वो जर्मिनेट होने लग जाए तो उसको अपन प्रिकॉशियस जर्मिनेशन कहेंगे। ओके गाइस,
प्रिकॉशियस जर्मिनेशन कहेंगे अगर वो फ्रूट के अंदर ही सीड जो है वो डॉर्मेंसी ब्रेक कर दे अपनी। तो अब क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, डॉर्मेंसी ब्रेक होगी तब उसमें से कुछ प्लांट बनेगा। तो एब्सिसिक एसिड उसका इनिबिटर होता है। इनिबिटर हो गया मतलब वो इनिबिट करेगा प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को। और विविपेरी को भी वो इनिबिट करता है। विविपेरी क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन वेयर बाय द एम्ब्रियो ग्रोज फर्स्ट, ब्रेक थ्रू द सीड कोट एंड देन आउट ऑफ द फ्रूट वॉल वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। सेम चीज़ जो प्रिकॉशियस जर्मिनेशन होता है। ओके, तो इसके इफेक्ट को वो प्रिवेंट करेगा। ऑब्वियसली अपन अभी भी देख रहे हैं कि जिब्रेलिक एसिड का इनिबिटर है। इस पॉइंट से भी यही समझ में आ रहा है कि ये जिब्रेलिक एसिड का इनिबिटर है। तो डॉर्मेंसी ब्रेक होते ही उसको इनिबिट करेगा आपका एब्सिसिक एसिड। एम्ब्रियो डॉर्मेंसी इज थॉट टू बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर्स स्पेशली एबीए। तो डॉर्मेंसी जो है वो किसकी वजह से होती है, जिब्रेलिक एसिड की वजह से। एबीए अगर प्रेजेंट है, आई मीन डॉर्मेंसी ब्रेक कैसे होती है, जिब्रेलिक एसिड से। डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं हो रही है तो अपन, इसका मतलब हो गया कि जिब्रेलिक एसिड का इनिबिटर कोई वहाँ पे एक्ट कर रहा है। वो कौन है, एबीए। तो अगर मैं जिब्रेलिक एसिड वर्सेस एबीए का अगर रेशियो निकालूं, अगर वो मोर देन 1 आएगा तो मेरे शूट ग्रोथ करेगी, या फिर आप कहोगे प्लांट ग्रोथ करेगा, या फिर आप कहोगे डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। सही है, क्यों? क्योंकि जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा होगा अगर ये मोर देन 1 है। तो अगर यही रेशियो उल्टा हो जाता, लेस देन 1 हो जाता, तो दैट मीन्स एबीए मेरा ज़्यादा है। एबीए ज़्यादा है मतलब डॉर्मेंसी रहेगी। क्लियर है गाइस? तो लो जीए बाय एबीए डॉर्मेंट, हाई जीए बाय एबीए रिजल्ट इनटू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्या क्या इफेक्ट होते हैं बट डॉर्मेंसी पे? इन वुडी स्पीशीज डॉर्मेंसी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन कोल्ड क्लाइमेट। तो इसीलिए डॉर्मेंसी करना जरूरी है। तो वहाँ पे क्या होगा, एबीए का यूज होगा। रिसेंट स्टडी सजेस्ट दैट एबीए मे रेगुलेट द बड डॉर्मेंसी इन पोलर ट्रीज। तो बर्फ की वजह से एनवायरनमेंट क्या है, स्ट्रेस वाला हो गया। स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, डॉर्मेंसी को बनाए रखना। अगर डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई तो प्लांट बन जाएगा, और वो जैसे ही एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट से, स्ट्रेस की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एब्सिसिक एसिड जरूरी है। इट ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड इनिबिट शूट ग्रोथ एट लो वाटर पोटेंशियल। जो मैंने बताया आपको कि प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, वाटर का कमी हो गई एनवायरनमेंट में, लो वाटर पोटेंशियल हो गया, तो ये रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा, उनको डीप लेके जाएगा सॉइल में, जिससे कि वाटर की अवेलेबिलिटी पूरी हो सके। तो इस तरह से भी ये एक स्ट्रेस हार्मोन का काम करता है। रूट के डेवलपमेंट से भी करता है, सीड डॉर्मेंट रख के भी स्ट्रेस हार्मोन की तरह एक्ट करता है। क्लियर है गाइस? ये एब्सिसिक एसिड वर्सेस जिब्रेलिक एसिड पता है आपको, ये डॉर्मेंसी करेगा, ये उसको ब्रेक करेगा। एब्सिसिक एसिड इनिबिट द जीए डिपेंडेंट एंजाइम सिंथेसिस बाय इनिबिटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अल्फा माइलेज एमआरएनए। तो इसने किया क्या, जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक हुआ कैसे, ये अल्फा माइलेज एमआरएनए को इनिबिट करेगा। तो और कैसे करेगा, दो मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है VP1 प्रोटीन से। VP1 प्रोटीन एक्चुअली इट इज एबीए इंड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन को ये एक्टिवेट करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशर ऑफ सम जिब्रेलिक एसिड रेगुलेटेड जीन। अदर इंक्लूड एब्सिसिक एसिड इनिबिटर 3, 4 एंड 5। तो VP1 एब्सिसिक एसिड इनिबिटर 3, 4 एंड 5 जो हैं, इन सब का काम क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड रेगुलेटेड जो भी जीन थे, आपको याद है ये वाला डायग्राम, जिब्रेलिक एसिड MYB जीन बनता है, उसका mRNA बनता है, उसका प्रोटीन बनता है, वो आके अल्फा माइलेज जीन को प्रमोट करता है। तो ये यहाँ पे एक्ट करेगा, ये यहाँ पे एक्ट करेगा, ये यहाँ पे एक्ट करेगा, और ये यहाँ पे एक्ट करेगा। कहीं पे भी एक्ट कर सकते हैं VP1, AB13, AB14 और AB15। तो जो भी GA रेगुलेटेड जीन्स है उनको ये इनिबिट करेगा। AB also represses gene induced by GAMYB, a transcription factor that induces the alpha amylase expression। तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको भी इनिबिट करेगा आपका एब्सिसिक एसिड। ओके, तो ये अगर इसको बंद कर देगा तो आपका साइटोकाइनिन भी नहीं बनेगा, साइटोकाइनिन नहीं बनेगा, जिब्रेलिक एसिड नहीं बनेगा, जिब्रेलिक एसिड नहीं बनेगा तो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं होगी। ये इसका मेजर कंसेप्ट है। तो आपको याद रखनी है VP1 प्रोटीन, एब्सिसिक एसिड इनिबिटर 3, 4 एंड 5, ABI 3, 4, 5। ओके गाइस, आगे चलते हैं ABA वर्सेस स्टोमेटल मूवमेंट पे। तो जैसे मैंने बताया स्टोमेटल के मूवमेंट में ये हेल्प करता है। क्यों करेगा ये स्टोमेटल के मूवमेंट में हेल्प? क्योंकि बाहर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है
तो वाटर का लॉस होगा ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ट्रांसपीरेशन पुल होगा, पुल होने से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा पानी का। रीडिस्ट्रीब्यूशन और बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड इज वेरी इफेक्टिव इन कॉजिंग स्टोमेटल क्लोजर एंड इट्स एक्यूमुलेशन इज स्ट्रेस्ड लीव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन अंडर दी वाटर स्ट्रेस कंडीशन। तो अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, दैट मीन्स जो बचा बुचा पानी है वो भी उड़ जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा को बंद करना जरूरी है। अब मेरे को बताओ कि अगर स्टोमेटा फूले हुए हैं, मतलब वो स्वेल्ड अप हैं, और एक स्टोमेटा है श्रिंक ऐसे, तो कौन से केस के अंदर वो उसको मैं ओपन मानूंगा और वाटर का मूवमेंट होगा उसके अंदर से बाहर अंदर कहीं भी, स्वेल में या श्रिंक में? इसीलिए सवाल पूछा क्योंकि मेरे को पता था आप में से कई लोग गलत जवाब देंगे। तो आपको बता दूं कि जब श्रिंक होता है, वो ध्यान देना, श्रिंक होता है तब वो बहुत पास में आ जाते हैं, तब वो क्या होता है, ऑफ कंडीशन में होता है। अब उसके अंदर से पानी अंदर बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वो आपस में चिपक गए हैं। अब आप जब उसमें पानी भरोगे, जैसे आप किसी चीज़ में हवा भरोगे तो वो दूरी बनाएगा, फूल के दूर चला जाएगा, तो दूर जाते ही इनमें गैप क्रिएट होता है, गैप की वजह से अंदर से लेन देन हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है वाटर का। इज इट क्लियर? तो स्वेल कंडीशन में वो एक पानी का एक्सचेंज कर सकता है, श्रिंक पोजीशन में नहीं कर सकता। दैट मीन्स एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, वाटर का रिमूवल करना आपके स्टोमेटल सेल्स के अंदर से। ये क्लियर है आरती को, पूनम को, जो भी जिनको श्रिंक लग रहा था? ओके ओके। तो आप जस्ट इन चीज़ों को रटना नहीं है, इनको जस्ट दिमाग लगा के सोचो कि अगर आप किसी चीज़ को फुलाओगे तो उनके बीच में दूरी आ जाएगी, जब उनको श्रिंक कर दोगे तो वो पास में आ जाएंगे। पतले लोग जो है उनके बीच से हवा नहीं निकल सकती है, अगर वो दोनों साथ में खड़े हो जाएंगे तो। मोटे लोग खड़े हो जाएंगे तो उनके बीच से निकल जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। ओके, तो म्यूटेंट्स दैट लैक द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ABA एग्जिबिट परमानेंट विल्टिंग। विल्टिंग क्या होता है? जब आपने देखा होगा कि आप धूप में किसी पत्ती को ज़्यादा रख दोगे या पेड़ को ज़्यादा रख दोगे तो उसकी जो लीव्स हैं वो ऐसे मुरझा जाएंगी, उसे सूख जाएगी, ऐसा लगेगा इसमें से किसी ने कुछ पानी वानी निकाल लिया है, उसको अपन विल्टी कहते हैं। अगर ऐसा कोई म्यूटेंट है जो ABA प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता हो, उसकी परमानेंट विल्टिंग हो जाएगी उसके अंदर, मतलब वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे मुरझाए हुए, हमेशा उनके अंदर से वाटर लॉस होता रहेगा क्योंकि उनकी इनएबिलिटी हो जाएगी स्टोमेटा को बंद करने की। फिर आप अगर उन प्लांट्स के अंदर ABA का स्प्रे करोगे तो अगेन स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और वो लीव जो है नॉर्मल शेप मेंटेन कर लेगी। ओके, तो अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, तो ये डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया अगर वाटर निकल गया तो ये बंद हो जाएगा। तो अभी ये ओपन पोजीशन में है, अभी इसके अंदर वाटर है इसलिए ये ओपन फॉर्म में है, अभी इसके अंदर वाटर का मूवमेंट हो रहा है। अब अपन को इसको श्रिंक करना है, श्रिंक करते ही ये बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है एब्सिसिक एसिड बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के ऊपर। यहाँ पे रिसेप्टर क्या है नहीं है ये कोई मतलब नहीं है। एब्सिसिक एसिड सबसे पहले आएगा, बाइंड करेगा आपके रिसेप्टर पे। फिर उस एब्सिसिक एसिड के बाइंड होने की वजह से आपके साइटोसॉल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, H2O2 प्रोड्यूस होने लग जाएगा, ऑक्सीजन रेडिकल्स जो हैं वो रिलीज होने लग जाएंगे। इनका काम क्या है, कहीं पे भी अगर सेल में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का लेवल बढ़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देंगे। और कौन से कैल्शियम चैनल को? इन्फ्लक्स वाले को। इन्फ्लक्स मतलब कैल्शियम अंदर आने लगेगा, इनसाइड कैल्शियम आने लगेगा। ओके, कैल्शियम की कंसंट्रेशन अब इंक्रीज होने लग जाएगी, तो यहाँ पे कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आप देखो कि एब्सिसिक एसिड के आने से एक और चीज़ हो रही है, वो है सिग्नलिंग। कौन सी सिग्नलिंग? IP3 सिग्नलिंग। अगर आपने सिग्नलिंग करी है तो आपको पता होगा, नहीं करी तो अपन 4th यूनिट में करेंगे। IP3 एंड DAG बनता है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया जब फॉस्फोलाइपेज C बताया था मैंने कि IP3 एंड DAG बनता है। ये दोनों सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है कि जो आपके साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर जो कैल्शियम पंप्स हैं, जिनको अपन सरका पंप्स कहते हैं, उनके अंदर से कैल्शियम को बाहर निकालना। तो ओवरऑल प्रोसेस हो क्या रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हो या सिग्नलिंग हो, दोनों का काम है कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना साइटोसॉल के अंदर।
क्लियर है इतना प्रोसेस? सभी को? अब कैल्शियम इंक्रीज होने से क्या होगा, फिर अपन, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप कहाँ है, ये रहा। तो कैल्शियम आपका अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा होगा। अब कैल्शियम जब बढ़ेगा तो आपको याद है सोडियम पोटेशियम पंप्स, सोडियम बाहर जा रहा होता है, पोटेशियम अंदर आ रहा होता है। ये कैल्शियम जो है पोटेशियम को बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा हो रहा है और नहीं चाहिए हमें, तो ये पोटेशियम पंप को बंद कर देता है, इनिबिट कर देता है, तो पोटेशियम नहीं आ सकता है। ठीक है, अब सिक्स स्टेप पे आते हैं। ये क्योंकि अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है, अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है तो नेगेटिव भी आएगा। मैंने बताया था आपको पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव भी आएगा, बट उस नेगेटिव को भी ये बाहर निकालना चाहते हैं क्योंकि ये ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना चाहते हैं अंदर। कैल्शियम जो है उसका पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये क्लोराइड के चैनल्स को खोल देंगे, और वो भी ईफ्लक्स वाले चैनल्स को। और आपको याद है जब क्लोराइड जाएगा तो उसके साथ में पानी फ्री जाएगा। आज भी बताया था मैंने आपको दिन वाली क्लास में, जहाँ पे भी क्लोराइड निकलेगा वहाँ पे वाटर भी साथ में निकलेगा। क्यों? ड्यू टू दी हाइपरटोनिसिटी। तो आपका जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, उसकी वजह से वाटर का मूवमेंट जो है वो सेल से बाहर की तरफ होने लग जाएगा, इसलिए आपका पूरा स्टोमेटा जो है श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करने से वो क्लोज हो जाएगा। तो सिक्स्थ स्टेप में आप देख रहे हो कि क्लोराइड चैनल जो है ओपन हो रहे हैं और क्लोराइड को बाहर फेंका जा रहा है। और आपको बता दूं कि अगर ये मेरा सेल है, इसमें से अगर मैं नेगेटिव चार्ज बाहर निकालूंगा और पॉजिटिव चार्ज अंदर डालूंगा, या फिर ओनली नेगेटिव निकालूँ या फिर ओनली पॉजिटिव अंदर डालूंगा, तो उस स्टेट को अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये याद रखना आप लोग, ये काम आता है बहुत ज़्यादा। अगर यही चीज़ उल्टी हो रही है, अगर आप पॉजिटिव को बाहर निकाल रहे हो और नेगेटिव को अंदर लेके आ रहे हो, तो वो क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डीपोलराइजेशन होगा, क्योंकि क्लोराइड आयंस बाहर जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज होता है उनका। ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पे होगी वो होगी कि आपके जो हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन पंप जो है, जो बाहर हाइड्रोजन फेंक रहा था, एटीपी जो है उसको, एटीपी की हेल्प से जो प्रोटॉन्स पंप कर रहा था ये, उसको ये इनिबिट करने लगेगा। इनिबिट करके क्या करेगा, पीएच को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। इंट्रासेलुलर जो पीएच है वो इंक्रीज होने लगेगी, और इंट्रासेलुलर अगर पीएच इंक्रीज होगी, यहाँ सेवेंथ स्टेप है, यहाँ पे पढ़ो आप। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप इज इनिबिटेड बाय एबीए इंड्यूस्ड इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल एंड ए राइज इन द इंट्रासेलुलर पीएच फर्दर डीपोलराइजिंग द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन को और डीपोलराइज करना है। अगर आप और नेगेटिव बाहर फेंकोगे तो और वाटर उसके साथ में बाहर निकलेगा, ज़्यादा और श्रिंक करेगा तो वो बंद हो जाएगा। तो ये इस पूरे एबीए का यही रोल होता है कि वो स्टोमेटा को बंद करता है। वो अलग अलग तरीके से करता है, अलग अलग तरीक़ों से भी वो बहुत ज़्यादा उसको एकदम क्लोज कर देता है, कहीं से भी वाटर का लॉस नहीं हो। इस वजह से इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो इसने पीएच इंक्रीज़ किया है, पीएच इंक्रीज़ करने से क्या होगा, ये प्रोटॉन पंप भी बंद हो जाएगा। कैल्शियम की वजह से पीएच भी इंक्रीज़ होगा, पीएच इंक्रीज़ होगा तो ये पंप भी बंद हो जाएगा। पंप बंद होने के बाद में और भी स्टेप्स हैं इसमें। पोटेशियम जो है वो भी बाहर निकलने लगेगा, जो अंदर आया हुआ था ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज वो बाहर जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल स्टेप। तो पोटेशियम आयंस भी जो हैं वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के सब जो हैं अल्टीमेटली वाटर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे स्टेप आप दोबारा पढ़ो। एबीए बाइंड्स टू रिसेप्टर, एबीए बाइंडिंग इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज विच एक्टिवेट द कैल्शियम चैनल। ABA increase the level of IP3 signaling which also activates calcium channel on the tonoplast. Influx of calcium initiate intracellular calcium oscillation and promote further release of calcium from the vacuoles. तो हर जगह से कैल्शियम निकल के साइटोसॉल में आ रहा है। राइज इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम ब्लॉक्स द पोटेशियम इनसाइड चैनल्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो और पॉजिटिव नहीं चाहिए, इसलिए इसको भी बंद कर दिया। और जो पोटेशियम आ चुके हैं पहले से या ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उनको भी लास्ट स्टेप में बाहर निकाल देंगे अपन। The rise in the intracellular calcium promote the opening of chloride ion on the plasma membrane, causing the membrane depolarization. The plasma membrane proton pump is inhibited by the increase in calcium concentration and the intracellular pH,
membrane depolarize activates the K plus out channel. K plus and anion to be released across the plasma membrane are first released from the vacuole into the cytosol. तो वैक्यूल से K plus आता है, क्लोराइड भी वैक्यूल से आता है. क्योंकि अपन यहाँ पे क्लोराइड निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव भी अपन को निकालना जरूरी है. तो उस पॉजिटिव को कंपनसेट कौन करता है? पोटेशियम. नहीं, यहाँ पे मैलेट का कोई रोल नहीं है पूनम, क्योंकि आयंस की हेल्प से अपन टॉनिसिटी का डिफरेंस लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट होगा, उसकी वजह से ही श्रिंकेज होगा. ओके, क्योंकि ये जो आपके स्टोमेटल सेल्स हैं या फिर गार्ड सेल्स हैं, ये वाटर के मूवमेंट से ही ओपन एंड क्लोज होते हैं. ओके गाइस, किसी को कोई डाउट डायग्राम में? यस, नीचे है. उसने ये लिखा है क्लोराइड और मैलेट 2-. सो मैलेट इज लाइक, मैलेट का स्ट्रक्चर आपको याद नहीं होगा, पर मैलेट के स्ट्रक्चर में भी क्लोराइड होता है. ओके, मैलेट भी होता है. ओके, आई थिंक मैलेट में भी क्लोराइड, नहीं, मैलेट में क्लोराइड नहीं होता. तो मे भी हो सकता है, क्योंकि मैलेट पे भी चार्ज दे रखा है इन्होंने 2-. तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि मैलेट निकलता होगा. मैंने कहीं देखा तो नहीं है, बट ओवरऑल आपको पता लगा ABA कैसे काम करता है. ये आप इसकी सिग्नलिंग के अंदर मान लो, ये इसकी सिग्नलिंग हो गई. ओके गाइस, तो इसके साथ ही एब्सिसिक एसिड अपन ने ख़त्म कर दिया है. अब अपन अपने स्टीरॉयड हार्मोन्स पे आते हैं. तो अपन ने ऑक्सिन कर लिया है, अपन ने जिब्रेलिक एसिड कर लिया है, अपन ने साइटोकाइनिन कर लिया है, और अपन ने एब्सिसिक एसिड कर लिया है. अब अपन आते हैं स्टीरॉयड्स हार्मोन पे. पहले आएंगे, फिर उसके बाद इथाइलिन पे जाएंगे अपन. तो स्टीरॉयड हार्मोन में ब्रेसिकोस्टीरॉइड्स, ब्रेसिनोस्टीरॉइड्स एंड योर जैस्मोनिक एसिड एंड योर सैलिसाइक्लिक एसिड, ये 3 इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों की सिग्नलिंग वगैरह आपको पता होनी चाहिए. बहुत सिंपल है ये तीनों. पहली बात तो ये स्टीरॉयड हार्मोन है. स्टीरॉयड हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करते हैं. यस, तो इनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है जितना अपन ने और हार्मोन्स को किया है, इसलिए इनके छोटे छोटे 2-3 स्लाइड्स ही हैं. तो सबसे पहले मैं ब्रेसिनोस्टीरॉइड्स के बारे में बताता हूँ आपको. इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो दे आर हाईली हाइड्रोक्सिलेटेड. OH बहुत ज़्यादा मिलेगा इसके अंदर. सो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड स्टीरॉयड हार्मोन्स. स्ट्रक्चर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए, ये पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड होते हैं. इनका रोल जो है मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट प्लांट डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है. ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं प्लांट के. दे एक्ट सिनर्जेटिकली विद अदर हार्मोन सच एज ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन. तो अगेन मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, प्लांट डेवलपमेंट हो गया. तो इन सब में ऑलरेडी ऑक्सिन जिब्रेलिन्स एक्ट कर रहे हैं. उनकी हेल्प करने के लिए ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स भी इन्वॉल्व होते हैं. तो ये उनके साथ में ही एक्ट करते हैं, ऐसे अकेले नहीं करते हैं. इनका फंक्शन क्या है? अगेन जो ऑक्सिन जिब्रेलिन करते हैं, इलोंगेशन, सेल डिवीजन, स्टेम बेंडिंग, वेस्कुलर टिश्यू के डेवलपमेंट में सेनेसेंस को डिले करते हैं. जिब्रेलिन भी करते हैं, ऑक्सिन भी करते हैं. मेम्ब्रेन पोलराइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करते हैं. तो वो जो कॉमन फंक्शन सबके हैं वो भी ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स के भी होंगे. इनका प्रिकर्सर जो है ये कैम्पेस्टिरॉल है. क्योंकि ये स्टीरॉयड है, इसलिए स्टीरॉल कंटेनिंग एक कंपाउंड है जिसको अपन कैम्पेस्टिरॉल कहते हैं. ये इसका प्रिकर्सर होता है. बस इतना याद रखना प्रिकर्सर क्या है. ये एक्रोपिटल मूवमेंट करते हैं. एक्रोपिटल मतलब जो आपकी लीफ है उसके बेस से टिप की तरफ, दिस इज एक्रोपिटल. ओके, इसकी सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर क्वेश्चन आते हैं. तो इसकी सिग्नलिंग मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी. पहले इस डायग्राम को देखते हैं. इसमें कम क्लियरिटी में समझाया गया है. क्या है इसमें समझाने वाली चीज़? कि जब ब्रेसिनोस्टेरॉइड नहीं होते हैं, एब्सेंट होता है, तब ये कुछ BKL1 BR1 एसोसिएटेड होते हैं, और BAK जो है वो दूर रहता है इनसे. ये दूर रहता है. BIN2 एक प्रोटीन है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहिबिट करता है, एंड नो रिस्पॉन्स. बट जब ब्रेसिनोस्टेरॉइड आ जाते हैं तो वो इन दोनों की पेयरिंग कर देता है और इसको फ्री छोड़ देता है. इसको फ्री छोड़ देता है तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इस BN2 को बंद कर देते हैं. BN2 बंद होते ही क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन होने लग जाएगा. बहुत सिंपल इसकी सिग्नलिंग हो गई. बस आपको ये BKL1 BR1 BAK1 ये पता होनी चाहिए. इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. ये है इसका कॉम्प्लेक्स डायग्राम.
इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम में पीछे वाला जो डायग्राम है इनके अंदर ये है आपका BKL1। यहाँ पे BKL की पहले फुल फॉर्म देख, BKI है वो, BKL नहीं है। BKI हो गया ब्रेसिकोस्टेरॉइड्स काइनेजेस इनिबिटर। दैट मीन्स वो क्या करेगा, वो ये जो, अच्छा ये इसका एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या है, BRI1। BRI इज दी ब्रेसिनोस्टेरॉइड इनसेंसिटिव 1। तो ये इसका रिसेप्टर होता है। अब ये रिसेप्टर जो है ये सब्जेक्ट टू फॉस्फोराइलेशन होता है। ये इसका फॉस्फोराइलेशन होगा तभी सिग्नलिंग होगी। बट क्या हो रहा है, इसका एक काइनेज इनिबिटर है, इसका दोस्त। काइनेज इनिबिटर कौन सा है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स का, इसलिए BKI। वो इसको क्या कर रहा है, पकड़ के रख रहा है और फॉस्फोराइलेशन नहीं होने दे रहा है उसका। तो सिग्नलिंग नहीं होगी, सिग्नलिंग नहीं होगी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसने इसको पकड़ लिया, कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ है। और जो आपका अलग ये जो BAK1 था, ये BAK1 जो है ये दूर पड़ा है। अभी देखो आप यहाँ पे BAK1 जो है ये दूर है, ये वाला है BAK1। बाकी ये नहीं देखना आपको, BAK1 देखना है, BRI1 देखना है और BKI1 देखना है। तो इनका एसोसिएशन नहीं है क्योंकि अभी आपका ब्रेसिनोस्टेरॉइड भी नहीं है। तो इसने फॉस्फोराइलेशन नहीं होने दिया, इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ तो BIN2 जो है वो फॉस्फोराइलेटेड रह गया, ये फॉस्फोराइलेट हो गया है। अब ये हो गया तो जो आगे का प्रोसेस है उसको बंद करता है। ये क्या करता है, ये व्हाट इज दिस 1433, दिस इज योर यूबिक्यूटिनेशन। तो ये किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को डिग्रेड कर देता है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। ये BIN2 का रोल है। तो बिन मतलब डस्टबिन, डस्टबिन मतलब उसका डिग्रेडेशन। अब क्या होगा, अगर मेरा स्टेरॉयड हार्मोन आ गया, अगर मेरा ब्रेसिनोस्टेरॉयड आ गया है तो वो फॉस्फोराइलेशन करेगा, किसका, इस रिसेप्टर का भी करेगा और इस इनिबिटर का भी कर देगा। इस इनिबिटर का करते ही वो क्या हो जाएगा, यूबिक्यूटिनेशन में चला जाएगा। तो इनिबिटर आपका डिग्रेड हो गया है। अब आपका जो रिसेप्टर है वो डाइमराइज हो गया है, मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन हो गया है। किस किस का फॉस्फोराइलेशन हो गया है, BAK1 का एंड BRI1 का। अब ये दोनों फॉस्फोराइलेट हो गए हैं। अब इन दोनों ने जो है BSU1 को एक्टिवेट कर दिया, या फिर इन्होंने BIN2 को इनिबिट कर दिया, या फिर BIN1 को भी इनिबिट कर दिया। तो ये जो BIN2 है, आई मीन नॉट BIN1, BIN2 है, उसको इनिबिट कर दिया इन्होंने। फॉस्फोरिलेशन होने से सीधा इन्होंने इनिबिट कर दिया। अब इनिबिट कर दिया तो जो आगे का काम है वो अपने आप हो चुका है, इसको आगे नहीं देखना है। तो अब ये समझ में आया आपको, ये इनिबिटर है काइनेजेस का। जब ब्रेसिनोस्टेरॉइड आएगा तो वो इसको भी फॉस्फोरेट कर देगा, तो ये इनिबिट हो जाएगा, इसको भी फॉस्फोरेट कर देगा, इसको भी फॉस्फोरेट कर देगा। ये दोनों क्या करेंगे, दोनों मिलके BIN2 को पकड़ के रखेंगे, जिससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। सिंपल है, बस इतना याद रखना। ये इसका बेसिक आइडिया है। तो आपके सेल के ऊपर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर का एक दोस्त होता है जो डाइमराइजेशन के लिए एकदम एक्टिव रहता है, बट उसको डाइमराइज नहीं होने देता है इनका एक दुश्मन जो है इनिबिटर, काइनेज इनिबिटर। बट जब ब्रेसिनोस्टेरॉइड आएगा तो वो उस इनिबिटर को स्विच ऑफ करेगा, इन दोनों रिसेप्टर्स को डाइमराइज करेगा और सिग्नलिंग को प्रोड्यूस करेगा। सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है BIN2। BIN2 अगर बंद है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, BIN2 अगर चालू है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और डिटेल में यहाँ देखो आप, ये आपका BAK1 है, ये आपका BRI1 है और ये आपका इनिबिटर लगा हुआ है इसके ऊपर। इनिबिटर लगा हुआ है तो BIN2 एक्टिवेट है, BIN2 एक्टिवेट है। BIN2 का काम क्या है, जो भी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर होते हैं ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स के, उनको ये डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड कैसे करता है, यूबिक्यूटिनेशन से डिग्रेडेशन हो गया। तो जब BIN2 है तब इनका डिग्रेडेशन हो रहा है, और जब BIN2 नहीं है मतलब BR आ गया, अगर तो आ गया तो ये डाइमराइज करेगा, मल्टीपल फॉस्फोरिलेशन होगा, मल्टीपल फॉस्फोरिलेशन से आपका BIN2 जो है वो इनिबिट हो जाएगा। और BIN2 और ये जो आपका काइनेजेस है ये भी इनिबिटर है, ये भी फॉस्फोरेट हो गया। और जो आपका BIN2 है वो अब डीएक्टिवेट हो गया। BIN2 डीएक्टिवेट होते ही क्या होगा, आपका नॉर्मल प्रोसेस चलेगा, ये वाला, ये न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाने के बाद में सिग्नलिंग करेगा और आगे प्रोसेस चल जाएगा। तो ये क्लियर है सभी को सिग्नलिंग। बस 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है ये, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस गाइस, किसी को कोई डाउट इसमें?
नहीं, ओके। तो ये हो गया आपका ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आगे चलते हैं अपन जैस्मोनिक एसिड पे। जैस्मोनिक एसिड, यहाँ देखो आप ध्यान से, इट वेराइटी ऑफ अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट प्ले रोल इन रेजिस्टेंट टू पैथोजन एंड डिफेंस अगेन हर्बीवोर। तो हर्बीवोर का काम क्या होता है, वो आके लीव्स को कंज्यूम करेगा। जब वो लीफ को कंज्यूम करेगा तब उसमें इंजरी हो जाएगी, प्लांट को इंजरी हो गई है। अब इंजरी के रिस्पॉन्स में एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है जैस्मोनिक एसिड। तो जैस्मोनिक एसिड हर्बीवोर के खिलाफ डिफेंस क्रिएट करता है। अब अगर कोई प्लांट किसी ने खा लिया है, एनिमल ने, तो प्लांट क्या कर सकता है, प्लांट उसको मार तो नहीं सकता है, तो वो कुछ रिलीज करेगा ऐसी चीज़ें जो उस एनिमल को पसंद नहीं आएगी और वो एनिमल उससे दूर चला जाएगा। तो इसका काम जैस्मोनिक एसिड का है। और सैलिसाइक्लिक एसिड जो है ये भी इसी रोल के अंदर काम आता है, पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस एंड हर्बीवोर के अगेंस्ट डिफेंस के अंदर जैस्मोनिक एसिड एंड सैलिसाइक्लिक एसिड काम आते हैं। ओके गाइस, तो मोस्टली ऐसे याद रखो आप कि ABCD में H और J जो है वो साथ में आते हैं। तो हर्बीवोरी प्रिवेंट करने के लिए जैस्मोनिक एसिड है और सैलिसाइक्लिक एसिड पैथोजन से रेजिस्टेंस दिलाने के लिए होता है मोस्टली, SP एंड HJ। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इंजरी हो गई है, वुंडेड लीफ ने हार्मोन रिलीज किया सिस्टमिन। सिस्टमिन जो है वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होगा और आपके जो भी सेल है उसके रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्शन करेगा। उस इंटरेक्शन से कुछ लाइपेजेस एक्टिवेट होंगे। तो ये सारा कहाँ पे हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं ये लिनोलेनिक एसिड बनाएंगे और उससे जैस्मोनिक एसिड बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे फैटी एसिड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सिग्नलिंग में, और फैटी एसिड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैस्मोनिक एसिड भी एक नॉन पोलर हार्मोन हो गया। तो जैस्मोनिक एसिड मिलेगा और ये सिग्नलिंग करेगा। ये छोटा सा साइकिल है, इसका और डिटेल में अगर आप देखोगे। अच्छा, ये इसका बायोसिंथेसिस, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने ये चार्ट दिया है आपको। क्या चीज़ इसमें याद रखनी है कि सिस्टमिन इंपॉर्टेंट है। जब इंजरी होगी तो सिस्टमिन रिलीज होगा। सिस्टमिन जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर से लिपिड्स के अंदर इंटरेक्शन करेगा। लिपिड्स से वो क्या बनाएगा, लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, क्लोरोप्लास्ट से वो पेरोक्सिसोम में जाएगा, कुछ मॉडिफिकेशन होंगे और क्या बनाएगा, जैस्मोनिक एसिड। तो जैस्मोनिक एसिड का सिंथेसिस एक्चुअल में होता कहाँ है, पेरोक्सिसोम्स में। क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें, क्लोरोप्लास्ट एंड देन पेरोक्सिसोम्स। तो ये साइकिल यूं चल रही है, पेरोक्सिसोम्स पहले नहीं आएगा। क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टमीन इनटू द कन्वर्जन ऑफ जैस्मोनिक एसिड। बस इतनी आप याद रखना, ये सिग्नलिंग इसकी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अब आते हैं इसकी मेन सिग्नलिंग पे। तो डेला प्रोटीन आपने कौन से हार्मोन में पढ़ा है, कैन यू टेल मी, डेला प्रोटीन्स कहाँ पढ़े हैं, किसकी सिग्नलिंग में देखा था, जिब्रेलिक एसिड की में। ओके, डेला रिप्रेसर्स होते हैं जो जिब्रेलिक एसिड के जीन सिंथेसिस में या फिर एक्टिविटी में इनिबिशन करते हैं, उनको डीएक्टिवेट करता है प्रोटीन डेला रिप्रेसर्स को रिमूव करता है, जिसके थ्रू ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग में वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है जिब्रेलिक एसिड के। तो डेला का होना नहीं होना भी जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग को ध्यान में रखते हैं अपन। तो अगर डेला एब्सेंट है तो क्या जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग होगी, क्या जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग डेला एब्सेंट है तो होगी या नहीं होगी, होगी। ओके, बट आप जब डेला एब्सेंट कर दोगे तब जैस्मोनिक एसिड की नहीं होगी, ये याद रखना आप। पर अगर डेला प्रेजेंट है तो फिर जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग होगी। तो जब जैस्मोनिक एसिड एब्सेंट होगा तब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम है MYC, निंजा एंड TPL।
MYC निंजा TPL एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग को बंद कर देंगे। ये हो गया इसका बंद का। जब चालू होगा तब MYC और निंजा, अच्छा MYC निंजा एंड जैज भी होता है, तब MYC और जैज जो है ये दोनों अलग हो जाएंगे, इन दोनों की दोस्ती टूट जाएगी, ये दोनों अलग अलग चले जाएंगे, MYC अलग बनेगा और जैज जो है वो अलग बनेगा। तो जैज का हो जाएगा डिग्रेडेशन और MYC MD MAD25 जो है ये सिग्नलिंग में हेल्प करेगा। बहुत सिंपल है। जैस्मोनिक एसिड अगर नहीं होगा तो MYC जैज निंजा एंड TPL एक साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और इनिबिट कर देंगे जैस्मोनिक एसिड के रिस्पॉन्स को। जैसे ही जैस्मोनिक एसिड आ गया वो MYC और जैज को अलग अलग कर देगा, तो जैज का तो हो जाएगा डिग्रेडेशन और MYC जो है वो रिस्पॉन्स दे देगा। और डेला का ये एकदम ऑपोजिट है, अगर डेला प्रेजेंट है तो रिस्पॉन्स मिलेगा और डेला नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्लियर है? डायग्रामेटिकली समझो आप। मैंने क्या बताया, MYC जैज निंजा TPL और TPL के साथ में HDA 6 एंड 19 यहाँ भी लिखा हुआ था, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब मिलके क्या करेंगे, जैस्मोनिक एसिड रिस्पॉन्स को डीएक्टिवेट करेंगे, नो ट्रांसक्रिप्शन। बट जैसे ही जैस्मोनिक एसिड आएगा तो ये यूबिक्विटिनेशन कर देगा आपके जैज का। देखो आप, जैज के साथ में मल्टीपल प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, COI1, आस्क, कल, RBX, E2, ये यूबिक्विटिनेशन का है। इसका यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा 26S प्रोटियोसोम से और MYC जो है ये विद द हेल्प ऑफ MAD25 ट्रांसक्रिप्शन करने लग जाएगा। तो ये क्लियर है जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग सभी को? इससे बेहतर कोई डायग्राम नहीं मिलेगा, ये एकदम लेटेस्ट डायग्राम है आज की तारीख का। ओके गाइस, सैलिसाइक्लिक एसिड पे आते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर मैंने बताया सैलिसाइक्लिक एसिड जो है मोस्टली पैथोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पैथोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए, पैथोजन एंड डिफेंस अगेन हर्बीवोर, तो काम दोनों करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, SAR बोलते हैं इसको। इन्वॉल्व इन सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इन विच पैथोजन अटैक इन वन प्लांट पार्ट कैन इंड्यूस रेजिस्टेंस इन अदर प्लांट ऑल्सो। इसीलिए क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, मतलब एक कहीं पे चोट लगी है तो पूरा प्लांट उसके लिए क्या हो गया, एक्टिव हो गया, अब वो सतर्क हो गया है, अब उसको कोई और कहीं पे और नहीं इंजरी कर सकता है। तो इन्फेक्शन ऑन वन लीफ, accumulation of salicylic acid, transmission of the signal to other part plants via vascular system, resulting in increased systemic acquired resistance to the pathogen. Synthesis of release of volatile methyl salicylate. तो सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड्स भी रिलीज़ कर सकता है। तो अगर प्लांट से कोई वॉलेटाइल कंपाउंड रिलीज़ होगा तो वो कहाँ जाएगा, एनिमल जो ईट कर रहा है या पैथोजन जो उस पर सर्वाइव कर रहा है या कोई भी आसपास है उसके नोज़ के अंदर जाएगा, और नोज़ में जैसे ही जाएगा वो ऐसे बताएगा उनको कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये खाने की नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कैटल्स होते हैं वो सारे प्लांट नहीं खाते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स को तो वो हाथ भी नहीं लगाते हैं। वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसी सिग्नलिंग करते हैं, उनके अंदर से कोई केमिकल रिलीज़ होते हैं जो अपन नहीं पता लगा सकते, बट उनको पता लग जाता है सूंघते ही कि ये खाने की चीज़ नहीं है, इसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है, इसलिए वो उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, वो और आगे चले जाते हैं। तो वो वॉलेटाइल कंपाउंड्स की वजह से होता है। तो सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो वॉलेटाइल कंपाउंड भी रिलीज़ कर सकता है और सैलिसाइक्लिक एसिड से सिग्नलिंग भी कर सकता है, जिसकी वजह से सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन में टेक प्लेस बाय कन्वर्जन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड इनटू वॉलेटाइल ईस्टर मिथाइल सैलिसाइक्लेट। तो वॉलेटाइल कंपाउंड्स में इसका होने लग जाता है। ये इनिशियल पैथोजन इन्फेक्शन जो है may increase resistance to future pathogen attack through a development of systemic acquired resistance. तो जहाँ पे भी SAR का नाम आ जाए वहाँ पे सैलिसाइक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपके अदर हार्मोन्स। अब अपना लास्ट हार्मोन बचता है इथाइलिन। तो ये जो 3 हार्मोन्स थे आपके, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, जैस्मोनिक एसिड एंड सैलिसाइक्लिक एसिड, ये तीनों क्लियर हैं सभी को? अभी तो ये जो मैंने पढ़ाया इन तीनों में, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर से ही आएगा। सिग्नलिंग में सारे नाम याद होने चाहिए आपको, कौन क्या कर रहा है, किसका डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सब आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। ओके चलो ठीक है, अभी इथाइलिन पे आते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन
जो भी गिवन टाइम है 40 मिनट्स। तो इथाइलिन पे आते हैं। इथाइलिन आप सबको पता है, एक सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक अगर इथाइलिन की बात करें तो वो क्या होती है गाइस? सबसे यूनिक जो इथाइलिन से ही होता है, वो होता है आपका राइपनिंग। ओके, तो ये राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो राइपनिंग मतलब वो उसको उसकी एज बढ़ा रहा है, दैट मीन्स ये सेनेसेंस भी करेगा, सेनेसेंस भी करेगा ये इथाइलिन। अलॉन्ग विद दैट जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है? तीनों रिस्पॉन्स आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। पहला रिस्पॉन्स है स्टेम इलोंगेशन को इनिबिट करना, स्टेम इलोंगेशन को इनिबिट करना मतलब कोई बड़ा पेड़ अगर ऐसा कोई लंबा है, ये ग्राउंड में उसकी रूट्स हैं, तो इसकी लेंथ को वो कम करने लग जाएगा, डिग्रेडेशन होगा हाइट के अंदर, इनिबिट करेगा वो इलोंगेशन को। पहला रिस्पॉन्स तो ये होगा। अब ये इनिबिट कैसे करता है? ये मान लो रूट, तो ये उसको यूं यूं लेके जाता है। एक और चीज आप नोटिस करोगे वो है लेटरल ग्रोथ। लेटरल ग्रोथ या फिर थिकनेस जो होती है उसको इंक्रीज करता है। थिकनेस आप देखो यहाँ पे, इसका जो तना है ये मोटा होता जा रहा है, स्वेलिंग करेगा, लेटरल ग्रोथ करेगा, इसको लेटरल ग्रोथ बोलते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी कह सकते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब आपका जो प्लांट है अब वो इस डायरेक्शन में ऐसे ग्रो करेगा, तो उसकी स्टेम इलोंगेशन भी कम हो रही है, लेटरल ग्रोथ भी कर रहा है, मतलब स्वेल भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी कर रहा है। और एक और होता है जिसका नाम है एपिकल हुक, या फिर कर्ल बनाता है वो। तो कर्ल मतलब ये जो आपका एपिकल रीजन है ये ऐसे मुड़ने लग जाएगा ऐसे, ये जो पहले स्ट्रेट था अब वो आगे जाके ऐसे बेंड हो जाएगा, एपिकल हुक कहते हैं उसको। तो एपिकल हुक का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये होता है आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स जो ओनली इथाइलिन देता है। ओके गाइस, तो इथाइलिन इज रिलीज्ड इजीली फ्रॉम टिश्यू एंड डिफ्यूज इन द गैस फेज। तो इथाइलिन होता है C2H, इस गाइस C2H H4 पक्का। ओके, CnH2n, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पढ़ी हो बचपन में, खैर। तो C2H4 इज योर इथाइलिन। इथाइलिन एक गैस होती है जो इजीली डिफ्यूज कर सकती है कहीं से भी कहीं पे। इथाइलिन ट्रैपिंग सिस्टम फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर। तो जब आप अगर आप किसी फ्रूट को अर्ली राइप होने से पहले अगर आप उसको पेड़ से तोड़ लेंगे तो आपको उसको राइपनिंग हार्मोन देना पड़ेगा, और राइपनिंग हार्मोन होता है इथाइलिन। तो राइपनिंग को आपको ट्रैप करना है, मतलब कि आप जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हो तो उस टाइम वो राइप नहीं हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन KMNO4 ऐड करते हैं। KMNO4 से क्या होता है कि वो इथाइलिन को ट्रैप कर लेता है KMNO4। उससे क्या होता है, इथाइलिन का जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट नहीं हो पाता, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए राइप नहीं होगा। तो राइप नहीं होगा तो वो डैमेज भी नहीं होगा। द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन इन प्लांट्स इज हाइएस्ट इन सेनेसिंग टिश्यूज एंड राइपनिंग फ्रूट्स। बेस्ट एग्जाम्पल इज पपाया, but all organs of higher plant can synthesize ethylene. Ethylene show triple response, that is reduced stem elongation, increased in the lateral growth and abnormal horizontal growth and आपका एपिकल हुक। तो ये इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स है। इथाइलिन जो है मोस्टली राइपनिंग फ्रूट्स में मिलता है, सेनेसिंग टिश्यूज़ के अंदर मिलता है। कहाँ पे साइट ऑफ सिंथेसिस है? सभी जगह ये ग्रो करता है, और डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट की स्टेज के मतलब ऊपर, अगर यंग लीफ है तो उसमें इथाइलिन नहीं मिलेगा, एक ओल्ड लीफ है तो उसमें इथाइलिन मिलेगा, क्योंकि उसको अब टूटने की बारी आ गई है उसकी, अब उसको ब्रेक होना पड़ेगा, वो ज़्यादा दिन प्लांट पे नहीं रह सकता, तो उसमें इथाइलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ए न्यूली फॉर्म्ड लीफ।
सेम चीज़ फ्रूट के अंदर है, इनिशियली फ्रूट में इथाइलिन नहीं होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है. तो इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. इथाइलिन प्रोड्यूस इंक्रीजेज during leaf abscission and flower senescence as well as during fruit ripening. Any type of wounding can induce ethylene biosynthesis, as can physiological stress such as flooding, chilling, disease and temperature and drought stress भी ethylene release कर सकते हैं. The most widely used ethylene in agriculture is your ethepone or 2-chloroethyl phosphonic acid, जिसको अपन ईथरल भी कहते हैं. तो ईथरल नाम आ जाए तो वो इथाइलिन का एक कॉमर्शियल नेम है जो अपन मार्केट में पढ़ते हैं. इथाइलिन के बायोसिंथेसिस पे आते हैं. इसका बायोसिंथेसिस बहुत सिंपल है. क्यों सिंपल है? क्योंकि इसका प्रिकर्सर होता है मिथियोनिन. मिथियोनिन से बनता है इथाइलिन. मिथियोनिन से क्या बनेगा? इथाइलिन. सबसे पहले मिथियोनिन से बनेगा एडोमेट. एडोमिथियोनिन. एडोमिथियोनिन मतलब कि उसके ऊपर कोई एडिनाइल ग्रुप है, तो एडोमिथियोनिन बोलते हैं, एडोमेट बोलते हैं. एडोमेट से आपका बनेगा ACC. याद है आपको ACC? कहाँ पे पढ़ा ACC का नाम? यस, कोई बता सकता है? ACC अपन करके आए हैं सिग्नलिंग में कहीं पे, और वो कौन सा हार्मोन था? यस, वो था आपका ऑक्सिन. नहीं याद है? कोई बात नहीं, याद दिलाते हैं आप लोगों को. ऑक्सिन की सिग्नलिंग ये रही. यहाँ देखो, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर जीन एनकोडिंग 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ACC, द की एंजाइम इन द इथिलीन बायोसिंथेसिस पाथवे. तो इथिलीन में आपका मिथियोनिन जो है वो एस एडोमेट बनाएगा. सिर्फ एडोमेट भी बोल सकते हो. एस एडोमेट से ACC बनेगा. उस ACC से आपका क्या बनेगा? इथाइलिन बनेगा. इतना सिंपल सा बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है. ओके. तो ACC जो है वो ऑक्सिन के थ्रू आता है. दैट मीन्स ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों क्या हैं? कंबाइंड इफेक्ट देंगे. इसीलिए इथाइलिन जो है वो लास्ट हार्मोन अपन पढ़ते हैं. तो सारे हार्मोन जो है एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड है, ये आप नोटिस कर चुके होंगे. तो ACC जो है ये आपका बनाएगा इथाइलिन. अब यहाँ पे एंजाइम्स इंपॉर्टेंट हैं. क्या एंजाइम्स होते हैं? एडोमेट मतलब एडोमेट सिंथेटेज. सिंथेटेज दैट मीन्स ATP का इन्वॉल्वमेंट है, तो ATP यूज होगी यहाँ पे. एडोमेट से ACC बनाना है तो ACC सिंथेज. सिंथेज, नो ATP इन्वॉल्व. और ACC से अगर इथाइलिन बनाना है तो ACC ऑक्सीडेज. ये 3 एंजाइम इंपॉर्टेंट है. अब इन तीनों में भी ACC सिंथेज एंड ऑक्सीडेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखो, मिथियोनिन है, ATP की हेल्प से एडोमेट सिंथेटेज की हेल्प से एस एडोमेट बनाएगा. एडोमेट जो है ACC सिंथेज की हेल्प से ACC बनाएगा. ACC ऑक्सीडेज की हेल्प से इथाइलिन बनाएगा. अब ये सिंथेज और ऑक्सीडेज क्यों इंपॉर्टेंट है? इनके इनहिबिटर्स होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है. अब ACC सिंथेज को देखो आप, इसके इनहिबिटर कौन कौन है? AOA एंड ABG. ये आपको याद रखना है. AOA एंड ABG दोनों A से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए पहले जो एंजाइम आएगा उसके ऊपर ही एक्ट करेंगे. दूसरा ACC ऑक्सीडेज जो है, इसके ऊपर टेम्परेचर एनएरोबिक कंडीशन अगर हो गई तो इथाइलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है. ध्यान रखना, ऑक्सीजन नहीं है तो इथाइलिन भी नहीं है. कोबाल्ट एक मेटल है, कोबाल्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है ऑक्सीडेज. तो कोबाल्ट एक मेटल है, एनएरोबिक एक कंडीशन है. ये दोनों आपके ऑक्सीडेज को इनिबिट करेंगे. और अगर A की बात करूँ, AOA एंड ABG, ये आपके सिंथेज को इनिबिट करेंगे. बस इतना आपको याद रखना है. क्लियर है ये आपको सबको? बायोसिंथेसिस इन प्लांट, मिथियोनिन इज कन्वर्टेड टू इथाइलिन. द CH3S ग्रुप ऑफ मिथियोनिन इज रिसाइकल्ड वाया यांग साइकिल. ये अलग साइकिल है. ये आपके यहाँ जो नीचे है ये यांग साइकिल है. यहाँ पे जो आपका मिथियोनिन है उसके अंदर कुछ रिसाइकलिंग हुई है, वो आपको नहीं देखनी है. इन इमीडिएट प्रिकर्सर होता है ACC. मेजर इंटरमीडिएट होता है एडोमेट. एरोबिक कंडीशन सर्ज इथाइलिन प्रोडक्शन. एनएरोबिक में ACC बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि एनएरोबिक कंडीशन ऑक्सीडेज के ऊपर एक्ट करती है. मेजर एंजाइम सिंथेज एंड ऑक्सीडेज. इथाइलिन बायोसिंथेसिस आल्सो वेरीज इन सर्काडियन मैनर. सर्काडियन मतलब टाइम के हिसाब से, पूरा दिन जो है 24 घंटे का, उसके हिसाब से वो चलता है. पीकिंग ड्यूरिंग द डे टाइम एंड रीचिंग मिनिमम एट द नाइट टाइम. तो दिन में बहुत ज़्यादा, रात को एकदम कम. ऑक्सीजन प्रमोट इथाइलिन सिंथेसिस. ध्यान रखना, बाय इनहेंसिंग द ACC सिंथेज एक्टिविटी.
इसलिए ऑक्सिन का होना जरूरी है इथाइलिन के बायोसिंथेसिस के टाइम। इथाइलिन के इनिबिटर सिल्वर, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसाइक्लोऑक्टेन, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि आपको एक्टिविटी बतानी है ट्रांसाइक्लोऑक्टेन की और इथाइलिन की, तो आपको वो सारे ग्राफ याद होने चाहिए माइकेलिस मेंटल वाले, और उसके अंदर भी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का आपको पता होना चाहिए कि Km कम होगा या Vm कम होगा, Vm ज़्यादा होगा कम होगा, उसके हिसाब से आप उसको लिंक करके इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन MCP, ये इरिवर्सिबली बाइंड करता है इथाइलिन के रिसेप्टर के ऊपर। तो रिसेप्टर क्या होता है ये अपन आगे देखेंगे। इसकी सिग्नलिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और इसकी सिग्नलिंग जो है साइटोकाइनिन के एकदम सिमिलर है। तो साइटोकाइनिन में आपको याद है सिग्नलिंग कैसे हुई थी? कोई बता सकता है साइटोकाइनिन में सिग्नलिंग का क्या था मेन सिस्टम? नहीं याद है साइटोकाइनिन का? 2 कंपोनेंट सिस्टम बैक्टीरिया वाला। चलो कोई बात नहीं, इथाइलिन के इफेक्ट के ऊपर आते हैं। तो अपन ने कहा कि ये राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइपनिंग करेगा। तो इट्स चेंज इंक्लूड दी सॉफ्टनिंग ड्यू टू एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द सेल वॉल। तो आपका जो फ्रूट बनता है उसके इनिशियली वो बहुत हार्ड होता है बाहर से। यस गाइज, यस, 2 कंपोनेंट सिस्टम, यस, हार्ड होता है। तो धीरे धीरे इथाइलिन जो आता है वो यहाँ की जो सेल वॉल है इसके अंदर, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उसको ब्रेक डाउन करता है। उसके ब्रेकडाउन से आपका जो बाहर की लेयरिंग वो सॉफ्ट हो जाती है और फ्लशी हो जाता है आपका फ्रूट। तो वो होता है राइपनिंग का प्रोसेस। तो ये हाइड्रोलिसिस करता है स्टार्च का सेल वॉल के अंदर, शुगर एक्युमुलेशन करता है, ऑर्गेनिक एसिड्स और फिनोलिक कंपाउंड को ये हटाता है, जैसे टेनिन हो गया। उसकी वजह से आपका जो फ्रूट है वो सॉफ्ट होता रहता है और उसको राइपनिंग कहते हैं अपन। जो विल्टिंग था वो ये होता है, विल्टिंग। मैंने बताया कि धूप में वो मुरझा जाता है ऐसे, एब्सिसिक एसिड की बात कर रहे थे तब। तो ये विल्टिंग का एक प्रोसेस, ये विल्टिंग होता है। इथाइलिन अलॉन्ग विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इंड्यूसेस लीफ एपिनेस्टी मोस्टली ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड पैथोजन अटैक। तो एपिनेस्टी क्या होता है? तो ध्यान देना, एक लीफ जो होती है उसकी ऊपर की साइड जो बहुत सॉफ्ट होती है, जो मतलब एक स्मूथ होती है, उसको अपन एडेक्सियल साइड कहते हैं। और जो नीचे का पोर्शन है जो थोड़ा रफ होता है, जो थोड़ा अनस्मूथ होता है, उसको अपन एबैक्सियल कहते हैं। बेस में है तो एबैक्सियल और ऊपर डॉर्सल साइड में है तो एडेक्सियल। ओके, ऐसे याद रखना। तो अगर एबैक्सियल सेल्स के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाए, आपको याद है ऑक्सिन में भी अपन ने देखा था फोटोट्रोपिज्म में क्या हुआ था, इधर की साइड ग्रोथ होने लग गई थी ज़्यादा। इस वजह से क्या हुआ कि वो बेंड कर गया प्लांट। अगर एबैक्सियल सेल्स के अंदर ग्रोथ होने लग जाए ज़्यादा, तो ये जो है आपका पूरा लीफ है ये एपिनेस्टी शो करेगा। यहाँ देखो, इसकी अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये बैंड ले लेगा, एक थोड़ा सा बैंड लेने की वजह से ऐसे लगेगा कि एकदम मुरझा गया है वो। ऐसे ऊपर की साइड, मतलब ये जो आपकी स्ट्रक्चर है ये ऐसी मिलेगी आपको, उसको अपन एपिनेस्टी कहते हैं। अगर ये ऊपर वाले एडेक्सियल सेल्स मेरे ग्रोथ ज़्यादा करने लग जाते तो उसको मैं हाइपोनेस्टी कहता, क्योंकि वो ऐसे झुक जाता। स्मूथ जो है वो अंदर इन्वेजिनेट हो जाती। अगर स्मूथ ऊपर की तरफ निकल जाए तो एपिनेस्टी है, अंदर की तरफ डल जाए तो हाइपोनेस्टी है। तो इथाइलिन जो है, क्योंकि वो राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो सेल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन के साथ मिलके जो है, ऑक्सिन खुद क्या करता है, सेल एलोंगेशन करता है। तो ऑक्सिन के साथ मिलके ये भी क्या करेगा, वो एक बल्क, यहाँ पे बल्ज क्रिएट करेगा। उस बल्ज की वजह से आपको एपिनेस्टी मिलेगी। तो ये कहाँ पे कब करता है? जब मोस्टली स्ट्रेस होता है या फिर कोई पैथोजन अटैक करता है, तब एपिनेस्टी शो करता है। तो एपिनेस्टी टर्म आते ही इथाइलिन का नाम याद होना चाहिए आपको। ई से इथाइलिन, ई से एपिनेस्टी। अब इथाइलिन इंड्यूसेस लेटरल सेल एक्सपेंशन, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इलॉन्गेशन, जो कि इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स के अंदर आता है। ये इंक्रीजेज द लेटरल एक्सपेंशन, मतलब थिक होने लग जाती है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, थिकनेस इंक्रीज होने लग जाती है, लेटरल ग्रोथ होने लग जाती है। ट्रिपल रिस्पॉन्स बाय इथाइलिन इज द इनिबिशन एंड स्वेलिंग ऑफ द हाइपोकोटाइल। ये आपका हाइपोकोटाइल है, मैंने बताया था रूट के जस्ट ऊपर का पोर्शन हाइपोकोटाइल होता है।
इसका इनिबिशन करने लग जाता है और इसकी स्वेलिंग करने लग जाता है। इनिबिशन ऑफ रूट इलोंगेशन, वैसे तो ये ही इसका दूसरा है, ये नहीं होता है। इनिबिशन ऑफ रूट इलोंगेशन नहीं करता है ये, मतलब ट्रिपल रिस्पॉन्स में नहीं आता है, वो करता तो है बट ट्रिपल रिस्पॉन्स में नहीं आता। ट्रिपल रिस्पॉन्स में है सबसे पहले इनिबिशन ऑफ द हाइपोकोटाइल, स्वेलिंग ऑफ द हाइपोकोटाइल एंड एक्सेजरेशन ऑफ द रूट एपिकल हुक। एक्सेजरेशन मतलब ये जो आपकी हुक है इसको ये और ज़्यादा बनाता है, तो ये हुक जो है ये क्रिएट हो जाती है। ये हुक की वजह से क्या होता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स मिलता है। तो एक तो इसकी हाइट कम कर दिया आपने, ऊपर से इसको मोटा भी बना दिया आपने, और ऊपर से इसको मुंह भी बांका कर दिया। तो ये 3 रिस्पॉन्स आपकी इथाइलिन देता है। ओके गाइज, ये याद रखना हमेशा। तो मेजर फंक्शन अगर इथाइलिन के एक स्लाइड में बोलूँ मैं, तो इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी सिमिलर टू जिब्रेलिन एसिड। इट प्रमोट इलोंगेशन ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक स्पीशीज। तो जो सबमर्ज्ड हैं मतलब आधे पानी में हैं और आधे वाटर में हैं, उनका इलोंगेशन करता है ये। अच्छा, दूसरी बात, वाटर के अंदर अगर कोई प्लांट है तो वो ऐसे चाहेगा कि वो वाटर के सरफेस के ऊपर ग्रो करे ऐसे। तो ये कौन सी ग्रोथ है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। इसलिए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कौन करता है, इथाइलिन करता है। इसलिए वाटर के सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं उनमें इलोंगेशन करता है। इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल फैमिली, एक्सेलरेट लीफ सेनेसेंस, साइटोकाइनिन डिले लीफ सेनेसेंस, क्योंकि साइटोकाइनिन का काम क्या है, सेल के डिवीजन करना, तो वो सेनेसेंस को प्रिवेंट करेगा। उसका दूसरा दुश्मन कौन है, इथाइलिन। इथाइलिन को प्रमोट करता है इसको। सेनेसेंस इज रेगुलेटेड बाय द बैलेंस ऑफ इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे देखेंगे कैसे। इथाइलिन बायोसिंथेसिस इन द एब्सिशन जोन इज रेगुलेटेड बाय ऑक्सिन। तो एब्सिशन जो है उसको प्रिवेंट करता है ऑक्सिन, जबकि प्रमोट करता है आपका इथाइलिन। तो अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लीफ नहीं गिरेगी, इथाइलिन की ज़्यादा होते ही लीफ गिरने लग जाएगी। तो जब नई आती है आपकी लीफ, जो ग्रीन लीफ होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से वो ब्रेक नहीं करता। लीफ मेंटेनेंस फेज कहते हैं। तो लीफ मेंटेन किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से। फिर इथाइलिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है, और खासकर स्टिप को जहाँ से ब्रेक होती है इसको अपन एब्सिशन जोन बोलते हैं। A reduction in auxin from the leaf increases ethylene production and ethylene sensitivity in the abscission zone, which trigger the shedding phase. फिर एक टाइम आता है जब इथाइलिन की वजह से डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन की हाइड्रोलाइज हो जाते हैं सेल वॉल के पॉलीसेकेराइड्स, जिससे कि वो पत्ती जो है नीचे गिर जाती है। तो ये यहाँ पे जो दिखाया है, ये जो है डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पे, दिस इज एब्सिशन जोन। Abscission take place in a specific layer of the cell, which are known as abscission zone, which become morphologically and biochemically differentiated during organ development. Weakening of the cell wall at abscission layer depend on the cell wall degrading enzyme such as cellulase and polygalactourinase. तो ये जो नाम है एंजाइम्स की आपको पता होनी चाहिए। सेलुलेज जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जो है ये आपके जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जैसे हेमीसेलुलोज हो गया, इन सबको डिग्रेड करने के काम आते हैं। तो ये जब डिग्रेडेशन स्टार्ट करते हैं तो लीफ शेड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और ये सब कब एक्टिव होते हैं एंजाइम्स, जब इथाइलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। इसलिए एब्सिशन जो है लीफ का एक्चुअल में इथाइलिन करता है, इसको प्रमोट कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। ओके गाइस, और मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। यस, क्लियर है ये सभी को। अब अपन अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इथाइलिन सिग्नलिंग। इथाइलिन सिग्नलिंग अगेन बहुत छोटा टॉपिक है, और मैंने क्या बताया था कि ये 2 बैक्टीरियल कंपोनेंट सिस्टम पे एक्ट करता है। इसमें सीधा आप ये डायग्राम देखो पहले। अगर इथाइलिन होगा तो वो रिसेप्टर्स, अच्छा कोई भी रिस्पॉन्स जो होगा, मान लो ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा अपना हार्मोन और रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। इथाइलिन में एकदम अलग होता है। क्या अलग होता है, जैसे ही रिसेप्टर इस पे बाइंड करेगा तो ये रिसेप्टर बंद हो जाएगा, रिसेप्टर बंद हो जाएगा। बंद होते ही क्या होगा, सिग्नलिंग होने लग जाएगी। एकदम ऑपोजिट है। तो यहाँ देखो इथाइलिन जो है बाइंड करते ही क्या होगा, आपका रिसेप्टर बंद हो गया, रिसेप्टर बंद होते ही क्या होगा, रिस्पॉन्स पाथवे एक्टिवेट होगा और इथाइलिन का रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ये तो पहली सिचुएशन होगी। अगर नहीं है इथाइलिन तो फिर ये बंद कर देंगे रिस्पॉन्स पाथवे को, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे रिसेप्टर एक्टिव फेज में रहते हैं, एक्टिव रहते ही वो इथाइलिन के रिस्पॉन्स पाथवे को बंद कर देते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, एक नेगेटिव रेगुलेटर हो गया।
सप्रेस करते हैं इथाइलिन को। एक सिचुएशन ये है कि इथाइलिन आपका प्रेजेंट है, बट सिर्फ एक रिसेप्टर के अंदर आपको क्या मिल गया, कुछ म्यूटेशन मिल गया। उस म्यूटेशन की वजह से ये जो रिसेप्टर है ये ऑन हो गया। ऑन होते ही क्या करेगा, रिस्पॉन्स को बंद कर देगा, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो कोई भी रिसेप्टर हो, रिसेप्टर अलग अलग तरीके के होते हैं, ये सारे जो हैं ETR, ETR2, ERS, ERS2, EIN4, ये सब आपके रिसेप्टर्स होते हैं इथाइलिन के। तो इथाइलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे ETR1 इथाइलिन रिसेप्टर 1, ETR2 इथाइलिन रिसेप्टर 2, ERS1 इथाइलिन रिसेप्टर रिस्पॉन्स 1, इथाइलिन रिस्पॉन्स 2, EIN4, ऐसे काफ़ी सारे ये सिर्फ रिसेप्टर्स के नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये सारे रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो उसकी वजह से अगेन आपको रिस्पॉन्स पाथवे नहीं मिल रहा है। भले इथाइलिन आपने दिया बट फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मे बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ म्यूटेशन। एक और पॉसिबिलिटी है कि रिस्पॉन्स भी आए और इथाइलिन भी नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गए आपके रिसेप्टर्स के अंदर, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स पाथवे को इनिबिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 4 सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं सिग्नलिंग की। तो सबसे पहले अगेन जो सेम अपने 2 बैक्टीरियल कॉम्पोनेंट सिस्टम देखा था साइटोकाइनिन में, वैसा ही है। देखो C2H4 जो कि इथाइलिन है वो आएगा। दी RAN1 प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू असेंबल दी कॉपर कोफैक्टर इनटू द इथाइलिन रिसेप्टर। तो ये कॉपर कोफैक्टर जो है ये RAN1 की हेल्प से इसके अंदर चला जाएगा रिसेप्टर में, और ये कॉपर जरूरी है इथाइलिन बाइंडिंग के लिए। इथाइलिन बाइंड करते ही ये पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब फॉस्फोरिले बंद हो जाएगा हिस्टिडीन का अगर इथाइलिन बाइंड कर गया तो। जबकि साइटोकाइनिन में क्या हो रहा था, साइटोकाइनिन बाइंड करेगा तब फॉस्फोरिलेशन होगा, फॉस्फोरिले होगा, उसकी वजह से मैसेज जाएगा। अब आपने क्या किया है, फॉस्फेट का रिले नहीं हो रहा है, फॉस्फेट का रिले नहीं हो रहा है तो आपको अगला जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। तो इसका जो बेसिक सिस्टम है वो ये है कि ये आपका रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर आगे जाके CTR1 से रिएक्ट करेगा। CTR1 जो है ये एक मॉलिक्यूल है, CTR1 जो है वो बात करेगा EIN2 से, EIN2 जो है वो EIN3 से बात करेगा, EIN3 जो है ये जाके ERF से बात करेगा, इथिलीन रिस्पॉन्स फैक्टर से बात करेगा, ERF1 से मोस्टली, और इस ERF1 से आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर कट दिमाग में होनी चाहिए, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो रिसेप्टर विल इंटरेक्ट विद दी CTR1, और रिसेप्टर के क्या क्या नाम है, EIN4 नाम है इसका, इथाइलिन रिसेप्टर 1 नाम है इसका, इथाइलिन रिसेप्टर 2 नाम है इसका, इथाइलिन ERS ही था, यस ERS 1 and 2, ये इसके रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स CTR से इंटरेक्ट करेंगे, CTR EIN2 से, EIN2 EIN3 से, EIN ERF से। तो सबसे पहली चीज़ कि जो आपका हार्मोन क्योंकि गैसियस फॉर्म में है तो वो सीधा आपके सेल के अंदर आ जाएगा। तो ये जो रिसेप्टर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन की बजाय ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर आपका रिसेप्टर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये इंटरेक्ट करता है CTR1 से। CTR1 जो है एक तरह का काइनेज है, काइनेज है ये। काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन करना। कौन से पाथवे से, मैप काइनेज पाथवे से ये फॉस्फोरिलेशन करेगा। मैप काइनेज क्या होता है ये अपन सिग्नलिंग में देखेंगे, इतना याद रखना। मैप काइनेज मैं उस टाइम पूछूंगा आपको मैप काइनेज कहाँ देखा था, तो आपको बताना है इथाइलिन की सिग्नलिंग में। CTR1 एक काइनेज होता है, इसका काम है फॉस्फोरिलेशन करना। किसका फॉस्फोरिलेशन करना, EIN2 का फॉस्फोरिलेट करना। EIN2 जो है ये जाके EIN3 का फॉस्फोरिलेशन करता है। EIN3 कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जाके ये ERF1 का फॉस्फोरिलेशन करता है या फिर इसको एक्टिवेट करता है। ये इसका इतना बड़ा रोल है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, जब इथाइलिन प्रेजेंट है तो आपका रिसेप्टर बंद हो जाएगा। रिसेप्टर बंद हो जाएगा तो CTR1 भी बंद हो जाएगा, ये फॉस्फोरिलेट नहीं कर पाएगा EIN2 को। EIN2 अगर फॉस्फोरिलेट नहीं होगा, अगर EIN2 फॉस्फोरिलेट नहीं होगा तो वो एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा मतलब वो EIN3 को चलने देगा, उसका भी फॉस्फोरिलेशन नहीं करेगा। EIN3 जब फॉस्फोरिलेट नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा, न्यूक्लियस में वो ERF1 को एक्टिवेट करेगा और रिस्पॉन्स आपको मिलेगा।
बट जब नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तब ये आपका जो हिस्टिडीन काइनेज है ये एक्टिवेट रहेगा। एक्टिवेट रहने से CTR1 चालू रहेगा, ये इसको फॉस्फोरेट कर देगा। ये फॉस्फोरेट होते ही ये खुद बंद हो जाएगा EIN2। EIN2 बंद हो गया तो EIN3 भी नहीं चलेगा, EIN3 नहीं चलेगा तो ERF1 भी नहीं चलेगा। बहुत सिंपल है, पर एकदम उल्टा है। जो अपन नॉर्मली सिग्नलिंग देखते हैं उससे एकदम ऑपोजिट है। इन द एब्सेंस ऑफ इथाइलिन, ETR1 that is your receptor and the other ethylene receptor activate the kinases CTR1। तो जब इथाइलिन नहीं है तो CTR1 जो है वो काइनेजेस करता रहेगा, ATP हेल्प से ये फॉस्फोरेट होता रहेगा और CTR1 भी फॉस्फोरेट होता रहेगा through a possibly a MAP kinase cascade. The binding of the ethylene ETR1 results in its inactivation which causes CTR1 to become inactive। तो बाइंडिंग, इथाइलिन की बाइंडिंग होगी तब आपका ETR बंद, CTR बंद हो जाएगा। बट अगर नहीं है तो ये एक्टिवेट रहेगा। अब इसने आगे जो बात करी है वो इनएक्टिवेशन की करी है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसको बाइंड कर दिया है, इथाइलिन बाइंड हो चुका है। द इनएक्टिवेशन ऑफ CTR1 बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ इथाइलिन, CTR1 इनएक्टिवेट हो जाएगा। इट अलाउज द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन EIN2 टू बिकम एक्टिव। तो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है EIN2 ये एक्टिव रहेगा। कहाँ पे है ये? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ऊपर है। EIN2 की लोकेशन पता होनी चाहिए, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे। आपको इथाइलिन के रिसेप्टर्स की लोकेशन पता होनी चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे। आपको CTR की लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक साइटोसॉल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर रहेगा वो। अब EIN2 एक्टिव हो गया। एक्टिवेशन ऑफ EIN2 टर्न्स ऑन द EIN3 फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो EIN3 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो इसका न्यूक्लियस में जाना जरूरी है। ये न्यूक्लियस में जाएगा और ERF1 जो है उसके एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा। ERF1 इज़ द इथाइलिन रिस्पॉन्स जीन्स या फिर फैक्टर्स जो आगे आपको फंक्शनिंग करेंगे। अगर यही चीज़ नहीं होती यहाँ पे तो ये एक्टिवेट रहता, ये इसको फॉस्फोरेट करता, ये डीएक्टिवेट हो जाता, ये डीएक्टिवेट हो जाता तो EIN3 को एक्टिवेट नहीं कर पाता, ये नहीं होता तो ये न्यूक्लियस में नहीं जाता, न्यूक्लियस में नहीं जाता तो ये रिस्पॉन्स भी नहीं देता। क्लियर है सभी को? इथाइलिन की सिग्नलिंग थोड़ी सी ऐसे पेचीदा है ये, बट एक दो बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। यस गाइस, अब इसकी थ्योरी देख लेता हूं मैं। इट इज सिमिलर टू साइटोकाइनिन सिग्नलिंग। ETR1 इज ए मेजर इथाइलिन रिसेप्टर। इसके अलावा ETR2, ERS1, ERS2, EIN4। तो ध्यान रखना EIN4 कहाँ पे प्रेजेंट है? रिसेप्टर की तरह है। EIN2 कहाँ पे है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ऊपर है। और EIN3 कहाँ है? वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और वो किसको रिस्पॉन्स रेगुलेट करेगा? ERF को। हाई एफिनिटी बाइंडिंग ऑफ इथाइलिन टू इट्स रिसेप्टर रिक्वायर कॉपर अलॉन्ग विद RAN1 जीन। तो RAN1 जीन क्या करेगा? RAN1 एक एंजाइम बनाएगा, वो एंजाइम कॉपर को बाइंड कराएगा इथाइलिन के रिसेप्टर से, जिससे कि सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अनवाउंड इथाइलिन रिसेप्टर आर नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द रिस्पॉन्स। क्योंकि जब रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा इथाइलिन तब आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो नेगेटिव रेगुलेशन करेंगे, मतलब वो इनहिबिट करेंगे रिस्पॉन्सेस को। तो ये आपको वही चीज़ बताई है कि स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है इथाइलिन के इसमें। तो आपने अगर साइटोकाइनिन का याद हो तो उसके अंदर इनिशियली आपका एक इनपुट डोमेन होता है, वो इनपुट डोमेन हिस्टिडीन काइनेसेस से जुड़ा हुआ होता है जो कि फॉस्फोरेट होता है। देन आपका एक क्या आता है? HPT के बाद में क्या आता है? एक रिसीवर आता है, वो एक ये आपका ARR रीजन है, रेगुलेटरी रिस्पॉन्स रीजन है। ये आपका इनिशियल डोमेन है, HPT इसका इंटरमीडिएट है। तो इसमें HPT की जगह कौन आ जाएगा? गैप डोमेन जो है वो कंजर्व्ड रहता है, कोई भी रिसेप्टर हो चाहे। ये सारे अलग अलग रिसेप्टर हैं, ETR1, ERS1 अलग अलग है। क्या चीज़ चेंज हो रही है इसमें? ये है हिस्टिडीन काइनेज को। तो आप देखो कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, EIN4, ETR2, ERS2, इन सब में हिस्टिडीन जो है वो डिग्रेड हो रहा है। पर आपको इतना नहीं याद रखना है, ये कोई याद रखने की चीज़ नहीं है, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ कि
the GAF domain is a conserved cyclic GMP binding domain found in a diverse group of protein. तो क्या है ये cyclic GMP binding domain? बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. बाकी सिग्नलिंग आपने देख ली, ये 4 रिस्पॉन्स आपने देख ली, ये अपनी सिग्नलिंग हो गई. The order of the action of ETR1, EIN2 and EIN3 were determined to relative to CTR1. मतलब ETR1 आपका क्या है, रिसेप्टर है, फिर EIN2 इंटरेक्ट करता है, फिर EIN3 इंटरेक्ट करता है, बीच में कौन आता है, CTR1. तो इसने कहा है कि द ऑर्डर ऑफ एक्शन ऑफ ETR1, EIN2, EIN3 वर डिटरमाइंड इन रिलेटिव टू CTR1. इसके रिलेशन में ये बात करी गई है कि CTR है वो सबसे पहला इंटरेक्शन जो है वो ETR से करता है, उसके बाद में वो EIN2, EIN3 से करता है. द ETR1 प्रोटीन हैज़ बीन शोन टू इंटरेक्ट फिजिकली विद द प्रोटीन CTR1, इसके साथ में सजेस्टिंग दैट इथाइलिन रिसेप्टर में डायरेक्टली रेगुलेट द काइनेज एक्टिविटी ऑफ CTR1. मतलब ये भी हो सकता है कि ये अपना फॉस्फेट इसको डोनेट करता हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. ये भी पॉसिबिलिटी कि ये खुद काइनेज हो और ये फॉस्फेट ऐड करे ATP की हेल्प से. दोनों चीज़ पॉसिबल है. CTR1 इज ए रैफ लाइक सीरीन थ्रियोनिन काइनेज with similarity to a mitogen activated protein kinases MAP kinase, suggesting the involvement of MAP kinase like signaling cascade in the regulation of ethylene signaling. तो MAP kinase इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इथाइलिन की सिग्नलिंग के अंदर. बस इतना आपको पता होना चाहिए. एक और चीज़ जो लिख रखी है CTR में वो है रैफ लाइक. तो रैफ खुद एक MAP kinase का प्रोटीन होता है. जब अपन MAP kinase करेंगे तब आपको रैफ भी पता लग जाएगा क्या होता है. आज अपन ने एक रैब किया था, याद है आपको? रैब भी क्या होता है, GTPase होता है. इसके अलावा एक और अपन ने देखा था डायनामिन. डायनामिन भी क्या होता है, GTP बाइंडिंग प्रोटीन होता है. तो अलग अलग प्रोटीन्स आपको याद होने चाहिए. ओके गाइज, ये क्लियर है सभी को? तो इसके साथ ही अपन ने हॉर्मोन्स को भी ख़त्म कर दिया है. नेक्स्ट क्लास में अपन सेंसरी फोटोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे. ओके गाइज, देन इफ़ यू डोंट हैव एनी डाउट्स देन आई विल साइन ऑफ. So thank you very much. See you guys tomorrow at 5 p.m. Till then, good night. Take care.